अब्दुल तो दरी बिछा, नहीं तो बीजेपी आ जाएगी। नमस्कार मित्रों, मैं अंकेश आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सैफरन ट्रैवल में। आशा है आप सभी लोग सकुशल होंगे और आप सभी की मंगल कामनाओं के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का ये अंक। बिहार में असेंबली इलेक्शंस हैं और छठ के तुरंत बाद यानी कि 6 नवंबर और 11 नवंबर को वहाँ पे वोट पड़ने हैं और 14 नवंबर को जो है उनका रिजल्ट आना है। और जैसे जैसे वहाँ पे चुनाव प्रचार जोर पकड़ रहा है वैसे वैसे नए बुलबुले भी वहाँ से निकल रहे हैं। एक्चुअली हुआ क्या कि महागठबंधन ये तय नहीं कर पा रहा था कि आखिर किसके फेस को आगे करके वो इलेक्शन लड़ेंगे। खास करके कांग्रेस में काफी विवाद का विषय था, पर लास्ट आते आते उन्होंने ये डिसाइड किया कि तेजस्वी यादव जो है उन्हीं के चेहरे पे बिहार में इलेक्शन लड़ा जाएगा। पर इसके साथ साथ एक घटना और घटी। एक्चुअली हुआ क्या कि महागठबंधन के एक घटक दल वीआईपी यानी विकासशील इंसान पार्टी के जो अध्यक्ष हैं मुकेश सहनी, वो भी महागठबंधन से ये कहलवाने में सक्षम हो गए कि जो उनका चेहरा है वो उप मुख्यमंत्री के तौर पे प्रोजेक्ट किया जाए और वो जो है उप मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में बिहार के इलेक्शंस में जाएंगे। बहुत मान के बाद ये जो महागठबंधन है उसको अनाउंस करना पड़ा और इसी चीज को एआईएमआई ने पकड़ लिया। एआईएम के एक नेता ने एक पोस्ट किया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पे और उसमें एक पोस्ट डाला जिसमें ये दिखाया गया था कि मुकेश सहनी और ये जो तेजस्वी यादव हैं एक सोफे में बैठे हैं और चाय पी रहे हैं और एक जो मुस्लिम युवक है वो नीचे बैठ के दरी बिछा रहा है। तो इसी पे उन्होंने ये बात कही कि अब्दुल को दरी बिछा, नहीं तो बीजेपी आ जाएगी। और उनका ये भी कहना था कि जो 14% जो यादव है उनका तो प्रतिनिधित्व करेगा मुख्यमंत्री और 2% जो सहनी है उनका प्रतिनिधित्व उप मुख्यमंत्री करेगा। पर जो इन सबसे जो बड़ा है वो 18% बिहार में मुसलमान है, उनका क्या? तो एआईएम पे एक मुद्दा मीडिया और आरजेडी को और महागठबंधन को अटैक करने लगे। उनका ये कहना था कि जब 14% वाला मुख्यमंत्री बन सकता है और 2% वाला जो वहाँ पे उप मुख्यमंत्री बन सकता है तो 18% वाले का क्या? 18% के जो लोग हैं वो आपको एक मुश्त वोट क्यों दे? क्या वो आपको इसीलिए वोट दे कि आपको बीजेपी का डर दिखाया जाता है कि अगर आप हमें वोट नहीं देंगे तो बीजेपी आ जाएगी? तो एआईएम जो है और उनके पार्टी के लोग हैं इस मुद्दे को काफी भुना रहे हैं और मुसलमानों के बीच में जाके ये कह रहे हैं कि अभी तक आप आरजेडी कांग्रेस को वोट देते आए हो, उनके अलायंस को वोट देते आए हो, लेकिन आपको उससे मिला क्या? आज तक बिहार में कोई मुख्यमंत्री तक भी मुसलमान नहीं बना, तो मुसलमानों को आखिर ऐसी पार्टियों से मिला क्या? और ये बात अब जो बीजेपी है और जो रामविलास पासवान के लड़के चिराग पासवान हैं वो भी इस मुद्दे को जोरों शोर से उड़ा रहे हैं कि आखिर मुस्लिम्स हैं वो सिर्फ इस डर की वजह से कि अगर उन्होंने महागठबंधन को और ऐसी पार्टियों को जो सेकुलर अपने आप को कहती है उनको वोट नहीं दिया तो बीजेपी आ जाएगी। तो इस डर के चलते वो कब तक एक मुश्त जो एफडी बोलते हैं उसको 18% की एफडी उनको देते आएंगे। आखिर मुसलमानों के प्रतिनिधित्व की जब बात आती है तो मुस्लिम बिल्कुल पीछे खड़ा रहता है। और क्या वजह है कि 50 साल तक कांग्रेस सेंटर में रही और आंख बंद करके मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट किया और आखिर उससे मिला क्या? और जो रीजनल पार्टियां हैं जैसे कि एसपी हो गई, यहाँ पे यूपी में आपका, बिहार में आरजेडी हो गई, तो ऐसी पार्टियों को जो मुस्लिम जो है वो एक मुश्त वोट देते आए हैं, पर उस वोट के बदले मुसलमानों को आखिर मिला क्या? और ये बातें भी जो हिंदू हैं वही और मुसलमानों में भी बातें चल रही हैं कि आखिर आरजेडी जो है मुस्लिम नेता जिस तरह की शहाबुद्दीन है ऐसे नेताओं को ही आगे क्यों करती है जो कि बाहुबली कहे जाते हैं और उन पे कई सारे आरोप, संगीन आरोप हैं। तो क्या मुस्लिम समाज ऐसे ही लोगों को आइडियलाइज करेगा या कुछ ऐसे लोगों को आइडियलाइज करेगा जैसे कि एपीजे अब्दुल कलाम है, ऐसे मुस्लिम लीडर को? तो ये बात भी मुस्लिम जो है बिहार के उनको ये सोचना पड़ेगा कि ऐसी उनमें क्या कमी रह गई जिसकी वजह से उनको जो प्रतिनिधित्व उनके परसेंटेज के हिसाब से मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया, जबकि वो एक इन पार्टियों के एक मुश्त एफडी के तौर पे काम करते रहे। और शायद यही एक कारण था कि इस तरह की पार्टियां जो हैं मुसलमानों को लुभाने के लिए ऐसी ऐसी बातें करते रहते हैं, ऐसी बातें करते रहते हैं, उनको ये डर दिखाते रहते हैं कि बीजेपी आ गई तो आप लोग सुरक्षित नहीं रहेंगे। पर अभी आप देखेंगे तो इंडिया के ऑलमोस्ट आधे से भी ज्यादा स्टेट्स पे बीजेपी का राज्य है और सारे राज्यों में मुस्लिम्स रहते हैं और काफी शांतिपूर्ण तरीके से रह रहे हैं। तो ये ऐसा क्यों कहा जाता है कि बीजेपी अगर मुसलमानों ने अगर आरजेडी को और एसपी को, इस तरह की जो पार्टियां अपने आप को सेकुलर कहती है, उनको वोट नहीं दिया तो उनका जो अस्तित्व होगा वो खतरे में आ जाएगा और उनका जो भविष्य होगा वो भी खतरे में आएगा।
तो ये बात शायद बिहार के जो मुस्लिम्स कम्युनिटी है उसके अंदर घर कर गई है। और ये बात अगर जाके आगे चल के अगर 16 नवंबर को और या 11 नवंबर को जब वोट डलेंगे तो अगर मुसलमानों के मन में ये बात रहा तो वो किसको वोट करेंगे। अगर कुछ प्रतिशत भी मुस्लिम्स इस बात को सुन के AIM को या वहां पे कोई भी निर्दलीय मुस्लिम उम्मीदवार होता है उसको वोट देते हैं तो महागठबंधन को है उनका समीकरण बिगड़ जाएगा और हो सकता है कि वो काफी बड़े मार्जिन से हार जाएं। तो अब क्या है, महागठबंधन में एक बात तो उनको संभालना भी पड़ेगा कि किस तरह से मुस्लिम्स को अपने तरफ किया जाए। पर AIM भी कहीं भी चुप बैठने वाली नहीं है, इस बात को काफी भुना रहे हैं और बीजेपी इसको बात भी बोल रही है कि अगर आप इस तरह से बातें कर रहे हैं तो आप बताइए कि आप जो ये गठबंधन है जो उसमें जो जातीय समीकरण है, जो इस तरह जातिगत और धर्म के नाम पे जो इस तरह की पार्टियां हैं जो वोट मांगती हैं, जैसे मुस्लिम्स को वोट मांग लिया, उसने कहा कि यादव हमारे हैं, साहनी हमारे हैं, तो यादव जो है 14% है और मुस्लिम्स जो है 18% है। तो ये दोनों को मिला दिया जाए तो ये 18 और 14 32% और 2% 34%। तो इस पे अपना आधिपत्य जो आरजेडी समझती है, अगर वो 34% एक मुश्त वोट मिल गया और छोटे मोटे जो जातियां हैं, बिहार में जाति का खेल भी काफी बड़ा होता है, तो छोटी मोटी जातियों ने अगर आरजेडी को सपोर्ट कर दिया तो वो हो सकता है कि आगे निकल जाए और इलेक्शन जीत भी जाए। पर ऐसा लगता नहीं है कि ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि मुसलमानों के मन में ये बात तो घर कर गई है। और ये मैं इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि जहां जहां से आरजेडी जिस तरह से जब से शहाबुद्दीन के लड़के को यानी कि ओसामा को उन्होंने टिकट दिया है राघोपुर सीवान से, तब से ये समीकरण काफी बिगड़ने लगा है। हिंदू जो है, हिंदू वोट भी पोलराइज वहां पे हो रहे हैं ऐसा लग रहा है, और वहां पे मुस्लिम्स है, हो सकता है कि उसमें फूट पड़ जाए ऐसी बातों को लेके। तो डैमेज कंट्रोल करने के लिए जो आरजेडी है, कांग्रेस है और इस तरह की जो महागठबंधन के घटक दल हैं, उनको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि वरना जो जिस तरह के लोग लुभावन वहां पे जो वादे किए जा रहे हैं और वादों के साथ साथ जो फ्रीबीज बांटी जा रही है उसके रहते हुए भी हो सकता है कि महागठबंधन को कुछ बड़ा झटका लग जाए। इन्हें आगे चल के संभालना पड़ेगा, नहीं तो इनको हो सकता है कि काफी बड़ी क्षति पहुंच जाए। तो बिहार के इलेक्शंस में ये थी एक टर्निंग पॉइंट जिसको मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूं। तो बिहार के इलेक्शंस में ये टर्निंग पॉइंट थी जो मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूं। इलेक्शंस में अभी कुछ दिन पड़े हैं, तो जैसे जैसे बातें होंगी मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होता रहूंगा। और मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो कृपया मेरी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।